नाक्ष ने हंसते हुए मेरे कंधे पर थपकी दी और मैं अपनी खोई हुई दुनिया से बाहर आया। वो मेरा मजाक बना रहा था। मैं सच में उसके दांत तोड़ देना चाहता था। मैं शादी की रस्मों के लिए तैयार था। मेरे सारे दोस्त, गर्लफ्रेंड्स, कजिन्स और बाकी सब पहले से ही मस्ती कर रहे थे। तेज म्यूजिक बज रहा था। हर जगह शोर था। मेरी मम्मी और कजन सिस्टर मुझे स्टेज तक ले जाने के लिए मुझे ये पल बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इस वक्त सबकी नजरें मुझ पर होती हैं। लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने आज तक कोई दूल्हा देखा ही ना हो। उफ, अब ये लोग भी ना। मुझे बस ये सब जल्द से जल्द खत्म करना है और अपने घर वापस जाना है। शादी की रस्में चल रही थीं और फिर वो वक्त भी आ गया जब अंतरा को आना था। बिना हिचकिचाहट के मैंने सीधा उसकी तरफ देखा। वो आ रही थी, अपने भाई बहनों, भाभी और अपने छोटे छोटे शैतानों के बीच घिरी हुई। हे भगवान, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और मेरे लिए तो कातिलाना। वो मुझसे दूर थी, धीरे धीरे आ रही थी, कैमरे की तरफ बिना कोई दिलचस्पी दिखाए। मैंने पलकें तक नहीं झपकाई। वो मेरी पूरी अटेंशन खींच चुकी थी। मैं उसे बेशर्मी से देख रहा था। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरी आजादी खुद चलकर मेरी तरफ आ रही है, इतनी सुंदर बनकर। मैं स्टेज से नीचे उतरा, उसका हाथ थामने के लिए। वो अब भी मेरी तरफ नहीं देख रही थी। फिर मैंने हल्के से उसका हाथ दबाया, बिल्कुल बिना दर्द दिए, बस उसे एहसास दिलाने के लिए कि इस पति पत्नी के नाटक में उसे परफॉर्म करना है। और तब पहली बार, उस झगड़े वाले दिन के बाद, उसने मेरी तरफ देखा। वाओ! वो सच में बहुत खूबसूरत है, साधारण और गुस्सैल। उसके इस गुस्से भरे रिएक्शन पर मेरी मुस्कान और बड़ी हो गई। लेकिन अब वो कुछ कहेगी नहीं, ना ही कुछ करेगी। मैंने उसका हाथ थामा और स्टेज की तरफ बढ़ा। हम दोनों पास-पास खड़े थे। हमने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल सी स्माइल थी। कोई ये नहीं कह सकता था कि वो इस शादी से नाखुश है या अनिच्छुक है। अब कुछ मायने नहीं रखता। मैं खुश हूं और मेरा शादी का गिफ्ट उसे भी खुश कर देगा। पूरी रात इन्हीं शादी की रस्मों में निकल गई और आखिर में पंडित जी ने घोषणा कर दी, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। मेरे मम्मी पापा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और होना भी चाहिए था। आखिरकार उनके बेटे ने बिना किसी झंझट के शादी जो कर ली थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनका बेटा बंध जाएगा। अब वो समय पर घर आएगा, जिम्मेदार बन जाएगा, और सबसे बड़ी बात, अब मैं अपनी बीवी पर भरोसा करूंगा, ना कि बाहर की तितलियों पर। लेकिन यार, मेरे सीधे साधे माँ बाप को कहां पता था कि उनके बेटे ने यह शादी ऐसे ही नहीं कर ली। ये शादी ही तो मेरा लाइफ टाइम फ्रीडम सर्टिफिकेट है, पूरी तरह से लीगल और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। धीरे धीरे विदाई का समय भी आ गया। जब हम सब लोग उसे ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, तब मुझे लगा कि शायद वो भी रोएगी या कुछ इमोशनल सीन होगा। पर नहीं, उसने नहीं रोया। वो बस थोड़ी उदास दिख रही थी, पर कहीं ना कहीं संतुष्ट भी, कि अब उसके मम्मी पापा को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब वो लोग निश्चिंत हो सकते हैं। किसी ना किसी तरह ये दुखद भी था। वो अपने मम्मी पापा के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रही थी। वो, तुम जाइए, मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या प्लान किया है मैंने, पर उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। तो हाँ, ये एक सैक्रिफाइस था जो वो दे रही थी। वो एक स्ट्रांग लड़की है, रोने धोने वाली नहीं। कुछ समय बाद हम सब घर के लिए निकल पड़े। वो मेरे साथ बैठी थी, लगभग खिड़की से चिपकी हुई। मैंने तय किया था कि उसे थोड़ा समय दूंगा। कुछ नहीं कहा, उसे परेशान नहीं किया। घर पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगने थे। मैं भी थका हुआ था, तो सोने का सोचा और जल्दी ही अपनी साइड पर नींद में चला गया। मैंने सोने से पहले आखिरी बार उसकी तरफ देखा। वो बाहर देख रही थी, खोई हुई। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। मेरी नींद खुली जब हमारी कार रुकी। इधर उधर देखा, 1 सेकंड के लिए अंतरा पर नजर पड़ी। फिर थोड़ी चिढ़ के साथ ड्राइवर की तरफ देखा। उसने मेरी तरफ पलटकर कहा, सर, हम घर आ गए हैं। और तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर मैंने कुछ कहे बिना खिड़की की ओर देखा। बाहर से शादी के स्वागत गीतों की आवाज आ रही थी। कई रिश्तेदार पहले से ही हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। कुछ के हाथों में पूजा की थाली थी। ठीक है, तो अब
और रस्में। हे भगवान, कब खत्म होगा ये सब? मैं बहुत थक चुका हूं, मैंने मन में सोचा, और अंतरा की तरफ देखा जो अब भी आराम से सो रही थी, खिड़की से सिर टिकाकर। मैंने एक लंबी थकी हुई सांस ली। रिश्तेदार हमारी कार की तरफ बढ़ रहे थे, हमें घर के अंदर ले जाने के लिए। इतने शोर शराबे में भी सो सकती है ये, तो अब मुझे ही जगाना पड़ेगा इसे। मैंने धीरे से अपनी उंगली से उसके कंधे को छूते हुए उसे जगाने की कोशिश की। अंतरा, अंतरा, उठ जाओ, घर आ गया है और सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो अचानक जल्दी में उठी और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसे देखता रहा। उसकी आंखें फिर से लाल थीं और सूजी हुई भी। क्या उसने रोया था? कुछ नहीं कर सकता अब। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। हाँ मैं। उसने अपने कपड़े देखे, ठीक किए। मैंने भी वैसा ही किया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मैंने अपना दरवाजा खोला। उसकी साइड का दरवाजा मेरी कजिन बहन ने खोल दिया। वो बस मुस्कुराई। हम दोनों ने पति पत्नी का रोल निभाया। गृह प्रवेश हुआ। बाकी की भी रस्में हुईं। बहुत वक्त इन्हीं सब में निकल गया। थोड़ी देर बाद जब हम इन सब को छोड़कर फ्रेश होने और रेस्ट करने अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तो मेरे कजिन ब्रदर्स मुझे चिढ़ाने लगे। सिस्टर्स को तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन इन लड़कों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इन्हें बाद में देख लूंगा। आखिर बड़े होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। पर ये सब बाद में। अभी तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। मैंने अपनी बहनों को अपने वॉलेट से थोड़े और पैसे निकाल कर दे दिए। अब जाओ, तुम लोग मस्ती करो। और सब खुश होकर तुरंत वहां से भाग गईं। और ब्रदर्स के लिए तो मेरी आंखें ही काफी थीं। शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वो भी बिना कुछ कहे भाग गए। एक छोटी सी हंसी मेरे चेहरे पर आई और मैं अपने रूम में चला गया। जो भी हो, मैं अपनी फैमिली कजिन्स को बहुत प्यार करता हूं, स्पेशली अपनी बहनों को। मुझे पता है लड़के कैसे होते हैं, इसीलिए मैं सीधे अपने रूम के अटैच वॉशरूम में चला गया, ये सोचते हुए कि ये शादी करना कितना डेंजरस काम है। इतने दिन पहले से इसकी तैयारी होती है, कितनी सारी रस्में होती हैं, पूरी रात जागरण में ही निकल जाती है। इतनी थकावट, इतना शोर शराबा, क्यों बनाई होगी ये शादी जैसी चीज? मेरे हिसाब से तो कोर्ट मैरिज करो, लड़की को घर ले आओ और उसे अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ रखो। बस, ना टाइम का वेस्ट, ना पैसों का। सिंपल, इजी और लीगल। जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, देखा कि पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और हल्की सी भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। वाओ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। एक अजीब सी शांति महसूस हुई और मैंने गहरी सांस ली। थक गया हूं, अब बस नींद चाहिए। मैंने नहाया और अपने कैजुअल कपड़े पहने, एक सिंपल सफेद टी शर्ट और स्वेट पैंट, और बिना कुछ सोचे सीधा बेड पर गिर पड़ा। मुझे पता था कि अंतरा भी बहुत थकी होगी, शायद मुझसे भी ज्यादा, लेकिन अभी मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। चलो रहने दो, माँ और बाकी महिलाएं उसका ध्यान रख रही होंगी। फिर दोबारा मेरी नींद तब खुली जब मेरी बहनें मुझे जोर जोर से झंझोड़ कर उठा रही थीं, जैसे मैं मर गया था। मेरी सबसे छोटी बहन प्रथा सिर्फ 6 साल की है और वही मेरी सबसे फेवरेट है। वो मेरी पीठ पर चढ़ गई थी और हंसते हुए उछल रही थी। सब कुछ बोल रही थीं, हंस रही थीं। मुझे पक्का था कि मेरी ही मजाक बना रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी जान है। उन्हें मैं कभी डांट भी नहीं सकता, यहां तक कि गुस्से से देख भी नहीं सकता। मैं उठा और तुरंत ध्यान दिया कि प्रथा गिर न जाए, और फिर मैंने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से हंसने लगी और मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं, ये तो बनता है। फिर सब मेरे बेड पर आकर मुझे भी गुदगुदाने लगी। हम सब खूब हंसे। थोड़ी देर बाद सबसे बड़ी बहन ने थोड़ी गंभीरता से बताया कि मम्मी पिछले आधे घंटे से बुला रही हैं, कुछ डिस्कस करना है और डिनर भी है। डिनर? अभी टाइम क्या हुआ है? मैं फौरन उठा और दीवार घड़ी की तरफ देखा। 7:47 शाम। क्या मैंने इतनी देर तक सोया? सच में? और किसी ने उठाया भी नहीं। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
अच्छा है, सबको मेरी आदत पता है। उनके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी। मैंने प्रथा को उठाया और एक बार फिर गुदगुदाया। वो फिर जोर से हंस दी। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि मेरे भाई बाहर खड़े थे। ये लोग यहां बाहर क्या कर रहे हैं? पर कोई बात नहीं। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और वो मुस्कुराते हुए ऐसे आगे चलने लगे जैसे मैं उनके बचपन की सल्तनत का राजा हूं। नीचे आया तो देखा सब मेरी तरफ गुस्से से देख रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए माँ पापा की राय मायने रखती है। मैंने माँ की तरफ मुस्कुराकर देखा। उन्होंने भी मुस्कुराकर मुझे देखा और पास की कुर्सी पर बिठा दिया, जो अंतरा के बगल में थी। और तभी मैंने उसे देखा, बस एक झलक। वो लाल साड़ी पहने हुए थी, लिपस्टिक, बिंदी और काजल। बस हमेशा की तरह सिंपल और शांत। मेरे होठों पर एक स्माइल आ गई। मुझे उसकी पसंद पसंद है। हमें डिनर सर्व किया गया। हम सब ने शांति से, थोड़ी हंसी मजाक के बीच खाना खाया। अंतरा से जब जो पूछा गया, उसने बस उसी का जवाब दिया। ना ज्यादा, न कम। न उसने किसी से घुलने की कोशिश की, न किसी बात पर ज्यादा रुचि दिखाई। बस जितना जरूरी था, उतना ही बोला। डिनर के बाद धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। कुछ लोग सफाई में लग गए, कुछ किचन की ओर चले गए। और हम, यानी मैं, मेरे भाई, कजिन्स और कुछ बड़े लोग बाहर गार्डन में आ गए, थोड़ी देर बात करने के लिए। पापा, चाचा और बाकी अंकल लोगों ने बैठते ही वहीं शुरू किया, रिश्तों की क्लास। पापा बोले, शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये जिम्मेदारी है, समर्पण है। एक अंकल बोले, बीवी से दोस्ती रखना बेटा। दोस्ती में कैसे पहले दिन से लेकर आज तक उन्होंने कैसे कैसे मोड़ देखे। हंसी भी हुई, सीख भी मिली। लेकिन मेरा केस तो बिल्कुल अलग है। ना मैं प्यार में हूं, ना ये शादी कोई सपना थी मेरे लिए। ये शादी एक समझौता है, एक रास्ता जो मैंने खुद चुना, आजादी के लिए। मेरे लिए ये रिश्ता अब एक फ्रेम है, जिसमें मैं अपनी आजादी को कानूनी नाम देना चाहता था। पर ये बातें क्या मैं वहां कह सकता था? नहीं। मैं बस चुपचाप मुस्कुराता रहा, सिर हिलाता रहा, कभी कभी हल्की सी हंसी दे देता, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं इस सब से बाहर हूं। मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, अंतरा क्या सोच रही होगी इन सब बातों को सुनकर? क्या उसे ये सब सुनना अच्छा लग रहा होगा, या वो भी मेरी तरह बस निभा रही है? मैंने एक नजर घर की खिड़की की ओर डाली। वो अंदर नहीं दिखी, शायद अपने कमरे में होगी। कुछ देर बाद सब बातें करते करते उठे और बोले, चलो बेटा अब आराम करो, बहुत दिन और है निभाने के लिए। और मैं हल्के मुस्कान के साथ उठ गया। हम सब लोग अंदर आ गए। मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। मतलब अब मेरा समय था अपनी बीवी से मिलने का। मैं भी तीसरे माले पर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम खोला तो देखा कि वो अंदर नहीं थी। रूम में तो नहीं दिख रही है, आई ही नहीं क्या अभी तक? मैंने मन ही मन सोचा। मैं बेड की तरफ गया, जिसकी हालत वैसी ही संभली हुई थी जैसे कुछ देर पहले मैं इसी पर नहीं सोया था। मैं बेड पर बैठ गया और अपना फोन देखने लगा। लेकिन फिर भी मन को चैन नहीं मिला। मन ही मन में अंतरा के बारे में ही सोच रहा था। कहाँ रह गई ये लड़की? सब लोग तो अपने अपने कमरों में हैं, तो इसका भी हमारे कमरे में ही होना चाहिए था। शायद वॉशरूम में होगी। मैं फिर से फोन पर रील्स देखने लगा। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि एक बात दिमाग में आई। अगर वॉशरूम गई होती तो अब तक आ जाती, या फिर कम से कम कुछ आवाज तो आती। लेकिन वॉशरूम से तो कोई आवाज नहीं आ रही। मैं परेशान होने लगा, पता नहीं क्यों। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? आधा घंटा होने वाला है, कोई अता पता नहीं इसका। सोचा, कॉल करता हूं। और जैसे ही मैं बेड से उठा उसे कॉल करने के लिए, मेरी नजर सीधी कमरे की बालकनी पर गई, जो पर्दे से ढकी हुई थी। हवा से पर्दे थोड़े उड़ रहे थे, मतलब बालकनी खुली हुई थी। बालकनी में कोई लाइट नहीं जल रही थी। रात के 11 बजकर 14 मिनट बज रहे थे। बस चांद की चांदनी से थोड़ी बहुत हल्की सी रोशनी फैल रही थी। मैंने बिना उसका नंबर डायल किए फोन बेड पर फेंका और लंबे लंबे कदमों से बालकनी की ओर बढ़ा। मुझे गुस्सा आ गया था, ना जाने क्यों। जैसे ही मैंने बालकनी का पर्दा हटाया,
ठंडी तेज हवा चल रही थी। मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया और जो मैंने देखा वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी की शादी की पहली रात में ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। मैं स्तब्ध रह गया। वो बालकनी की रेलिंग से लगकर खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे। हवा की वजह से उसकी साड़ी का पल्लू और बाल दोनों लहरों की तरह उड़ रहे थे। लेकिन जो चीज शॉकिंग थी वो उसका लुक नहीं था, बल्कि उसका हेडफोन लगाए होना था। वो सारी दुनिया को भूलकर हेडफोन लगाकर नाइट व्यू का मजा ले रही थी, जैसे कि उसकी अभी शादी ही ना हुई हो। और पहली रात तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा सारा गुस्सा जैसे उड़ गया और मुझे हल्की सी हंसी आ गई। अजीब है ये लड़की, उसे मेरी प्रेजेंस तक महसूस नहीं हुई। मैं चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। मैंने उसे देखा और फिर चांद तारों को। मैं धीरे धीरे उसके और करीब गया। कितना तेज म्यूजिक सुनती है ये। मुझे बाहर तक उसके म्यूजिक की बीट्स सुनाई दे रही थीं। और फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अभी करवा चौथ को काफी टाइम बाकी है और अभी से चांद को निहार कर मुझे अमर बनाना चाहती हो। वो मेरी आवाज अचानक सुनकर डर गई और पीछे की ओर हटते हुए अचानक मेरी तरफ मुड़ी। और मैंने बिना एक सेकंड गंवाए उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो मैडम नीचे गिर जाती और घर में खुशी की जगह मातम मन जाता। वो सहम गई और एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकल गई। हम दोनों के बीच अब बस ना के बराबर का गैप था। वो लगातार मुझे देखती रही, खोई हुई। फिर मैंने ही पूछा, कितना टाइम हो रहा है? मेरी आवाज सुनकर वो अपने जोन से बाहर आई और कंफ्यूज होकर बोली, क्या? मैंने फिर पूछा, कितना टाइम हो रहा है? वो अब भी अच्छे से समझ नहीं पाई कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं। उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने ही बोला, तुम ये आधी रात को स्पेशली हमारी शादी की पहली रात को बाहर बालकनी में खड़े होकर वेस्ट क्यों कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। आई डोंट लाइक हाइड एंड सीक गेम। और पता है, मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ा। तो बताओ यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो रूम में होना चाहिए। वो मुझे देखती हुई बस सुनती रही, कुछ बोली नहीं। फिर उसने धीरे से खुद को खींचा और फिर से पीछे की तरफ हटने लगी। मैंने मन में सोचा, पीछे रेलिंग है, गिर जाएगी, दिखा नहीं क्या इसे? लेकिन मेरा पेशेंस अब खत्म होता जा रहा था, तो मैंने उसे जबरदस्ती गोद में उठा लिया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उसे घूर कर गुस्से में देखा। अब तो डर ही जाएगी। लेकिन नहीं, ये तो महान है, ऐसे कैसे डर जाएगी? तो मैं उसकी बिना सुने चुपचाप रूम के अंदर ले आया और बालकनी लॉक कर दी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टच हुए, वो रूम के दूसरे कोने में ऐसे भागी जैसे न जाने उसे कौन सा शेर खा रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गया, जो हमारे लिए फूलों से तैयार किया गया था। वो वहीं कोने में खड़ी रही। फिर मैंने ही बोला, सोना नहीं है क्या? जाओ जाकर चेंज कर लो, नहीं तो। मैंने एक स्माइल के साथ उसे आंख मारी और कहा, फ्रिक्स, मैं हेल्प करूंगा, आई एम एक्सपर्ट। इतना सुनते ही उसके तो होश उड़ गए। वो भागती हुई सीधे वॉशरूम में चली गई, बिना अपने नाइट सूट के। उसके ऐसे रिएक्शन से मुझे हंसी आ गई और मैं उठा, उसका नाइट सूट वार्डरोब से निकाला और वॉशरूम पर नॉक किया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो मुझे उसे बोलना पड़ा, थोड़ा सा हंसते हुए, इतनी एक्साइटेड हो क्या, जो बिना नाइट सूट लिए ही चली गई? ऐसे ही बाहर आने का इरादा है क्या? और तब शायद उसे याद आया होगा। उसने तुरंत गेट ओपन किया, लेकिन वो बाहर आ पाती इससे पहले ही मैंने उसे उसका नाइट सूट ऑफर कर दिया। और उस टाइम मैंने उसका फेस बस जरा सा ही देख पाया। वो शाय, ब्लशिंग और हाँ, बिल्कुल एम्बेरेस्ड थी। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरे हाथ से अपने कपड़े छीने और डोर मेरे फेस पर ही बंद कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, बस हंसता रहा। मैं खुश था और एक्साइटेड भी। पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने दोनों के रिलेशन में क्या प्लान किया है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊं।
मैडम की हरकतें अगर ऐसी ही रहीं, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है ये रिलेशनशिप। मैंने एक गहरी सी सांस ली और बेड पर बैठकर दोबारा से रील्स देखने लगा। करीबन ऐसे ही 20 मिनट निकल गए। फिर वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरी नजर तुरंत ही उस पर चली गई। वो अपने मरून कलर के सिल्क नाइट सूट में थी और उसने अपने बाल धो लिए थे। लेकिन क्यों? भगवान ही जाने। लेकिन जो भी हो, वो बेहद हॉट लग रही थी। उसकी गोरी रंगत और जो चीज मेरी सांसें रोक रही थी, वो थी उसकी गर्दन और कॉलर बोन एरिया पर जमी हुई पानी की कुछ बूंदें। गॉड हेल्प मी! मैं उसकी गर्दन से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। मैं एक जवान आदमी हूं, नई नई शादी हुई है, मेरी बीवी बेहद खूबसूरत है, मेरे हार्मोन अच्छे से काम करते हैं और अब मेरा दिमाग, मेरी धड़कनें और मेरे हार्मोन सब बेकाबू हो रहे हैं। मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड कभी इतनी खूबसूरत और सांसें रोक देने वाली नहीं रही। क्या यही बीवी का जादू है? मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा फोन कब मेरे हाथ से गिर गया। लेकिन मैं अपने ड्रीम जोन से तब बाहर आया जब उसकी आवाज सुनाई दी। वो शर्म से लाल हो रही थी, झिझक से और निश्चित रूप से मेरी लगातार डेडिकेटेड नजरों से। और जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने तुरंत अपनी नजरें सोफे की तरफ मोड़ लीं और इशारा करते हुए धीरे से कहा। मैं सोफे पर सोऊंगी, आप बेड पर सो जाइए। और ये कहकर वो वार्डरोब से एक्स्ट्रा तकिया और कंबल निकालने लगी। मैं उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो गया और बिना सोचे समझे थोड़ा गुस्से से ऑर्डर देते हुए बोल दिया, हम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम मेरी बीवी हो, तो तुम मेरे साथ यहीं बेड पर ही सोओगी, कहीं और नहीं। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ी, थोड़ी चिड़ी हुई सी, और बोली, मैं थक चुकी हूँ और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तुम अग मुझे बार बार एक ही बात रिपीट करना पसंद नहीं है और मैं कोई भी काम फोर्स से करवाने में बिलीव नहीं करता। इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम चुपचाप यहां आ जाओ, क्योंकि अगर मुझे वहां आना पड़ा तो मैं जो करूंगा वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं टाइम 12 बजे रात से ज्यादा हो चुका था, इसलिए मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही बेड से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। वो डर से पीछे हटने लगी। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द गायब हो गए थे। तो मैंने उसे दोबारा जबरदस्ती गोद में उठा लिया और वो मुझे मारने लगी ताकि मैं उसे छोड़ दूं। लेकिन मैंने उसे छोड़ने के लिए तो पकड़ा ही नहीं था। मैं सीधे बेड की तरफ गया और उसे धीरे से बेड पर छोड़ दिया। वो जल्दी से पीछे जाकर हेडबोर्ड से लग गई और मुझे घूरने लगी। उसे ऐसे देखते देखते मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और हां, गुस्सा भी। मैंने मन में सोचा, इसे क्या मैं बलात्कारी दिखता हूं जो ऐसे रिएक्ट कर रही है? मन कर रहा था कि पहले इसकी क्लास ही लगा दूं। फिर सोचा, रहने दो, पता चला कहीं चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ला ही ना बुला ले, कुछ नया ही क्रिएट हो जाएगा। कितना एम्बेरेसिंग होगा अगर इसने जरा भी शोर मचाया तो। इसलिए आराम से बात करनी होगी इससे। मैंने चुपचाप अपनी उंगली अपने होंठों पर रखी, उसे शांत रहने का इशारा करते हुए। वो कुछ बोल तो नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी सी डरी हुई जरूर लग रही थी। मैं आराम से बेड के कॉर्नर पर बैठ गया। उसने अपने दोनों पैर सिकोड़ लिया और उस पर अपना चेहरा रख लिया। 1 से 2 मिनट तक तो हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने ही बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुमने ये शादी क्यों की है, लेकिन जो भी हो, अब हम दोनों इस हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आ चुके हैं, तो हमें उसकी तरह से इसे निभाना भी होगा। और ये कहकर मैं चुप हो गया कि अब वो कुछ बोलेगी। लेकिन नहीं, वो बस मुझे देखती रही, अपनी नींद से भरी नजरों से। ठीक है, तो अब मुझे मेरा वेडिंग गिफ्ट इसे जल्दी ही देना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही सो जाएगी। रात भी बहुत हो चुकी है। तो मैंने एक टीजिंग सी स्माइल के साथ उससे कहा, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि वेडिंग नाइट का क्या मतलब होता है। इतना सुनते ही उसकी नींद गायब, आंखें बड़ी और वो तुरंत सीधी होकर बैठ गई।
अब मेरी स्माइल भी थोड़ी और बढ़ गई। मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा जो मुझे पूरा यकीन है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत पसंद भी आएगा। उसे ऐसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, और मुझे उसे ऐसे टीज करने में बहुत मजा आ रहा था। वैसे तो पहले मैंने सीधे सीधे ही हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एज अ फ्रीडम गिफ्ट फॉर हर उसे देने का प्लान बनाया था। लेकिन फिर मैंने सोचा, बीवी तो है ही, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, तो कम से कम थोड़ा टीज करना तो बनता ही है। एज अ हस्बैंड राइट तो है ही मेरा। और अब सच कहूं तो कॉन्ट्रैक्ट का इरादा मुझे थोड़ा खल रहा है, लेकिन कोई नहीं। पहले जो साधारण सा कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया था मैंने, अब उसमें चेंजेस होना अनिवार्य हो गया है। ये फ्रीडम यूं ही थोड़ी ना मिल जाएगी, कुछ तो रिटर्न चाहिए ही होगा मुझे। ये सब सोचकर और उसे ऐसे देखकर मेरी स्माइल तो बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेकोरेटेड फाइल लेने के लिए जैसे ही उठा, वो तुरंत बोल पड़ी। मुझे कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि वेडिंग नाइट का क्या मतलब होता है। मैं मैरिड रह चुकी हूँ, आप नहीं। और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि हस्बैंड वाइफ होने का क्या मतलब होता है। लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ अभी, और उसने बहुत बहुत धीरे से बोला, मानो खुद से। और शायद कभी हूँ भी नहीं। उसने ये सब कुछ बिना मेरी तरफ देखे, बस अपने पैरों को देखते हुए बोला, जैसे मुझसे नहीं, पैरों से बात कर रही हो। और फिर अचानक मेरी आंखों में देखा और बोली, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज। आई अंडरस्टैंड कि आपकी फर्स्ट मैरिज है तो आपके अपने ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस भी होंगे। बट अभी मैं शायद उन सबके लिए। वो फिर अपने पैरों को देखने लगी और थोड़ा रुककर गहरी सी सांस ली, आंखें कसकर बंद की और बोली, आई कांट, आई एम सॉरी। ये वही वजह थी जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी कभी नहीं करना चाहती थी, या किसी और से भी। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर स... मैं बिना उसकी बात पूरी हुए वापस अपने वार्डरोब की तरफ चल दिया। वो शांत हो चुकी थी। मुझे पता है उसे लग रहा था कि मैं उसको नहीं समझूंगा, उसकी बात नहीं मानूंगा, और बस आज रात जो होना चाहिए वही करूंगा। मैंने ये सब सोचकर बस अपना सिर हिलाया, क्योंकि बोल तो मैं कुछ सकता नहीं। इसीलिए मैंने फाइल निकाली और वापस अंतरा के पास चला गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। इस बार मैं उसके पास जाकर बैठ गया और वो थोड़ा सा और पीछे खिसक गई। मुझे उसका ऐसा करना, मतलब मुझसे दूर जाना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसके और पास खिसक कर बैठ गया। अब कहाँ जाएगी? अब तो कोई जगह ही नहीं बची। वो जितना मुझसे दूर जाएगी, मैं उतना ही उसके और पास आऊंगा। अगर वो शेरनी है तो मैं भी शेर हूं। वो असहज तो हो गई थी, लेकिन अब भी मेरी तरफ नहीं देख रही थी। फिर मैंने धीरे से अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले गया और उसने अपना सिर बिल्कुल ही हेडबोर्ड से सटा लिया और आंखें कसकर बंद कर लीं, जैसे मैं उसे किस करने वाला हूं। मुझे हल्की सी हंसी आ गई। वाह, ये तो कमाल की खूबसूरत है यार। मैं तो इसे किस करने के लिए मर रहा हूं। काश मैं सच में वो सब कुछ कर पाता जो एक एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। पागल हूं मैं। फिर मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को कंट्रोल किया। मैंने धीरे से उसका दायां हाथ पकड़ा और फाइल उसके हाथ में रख दी। उसने चौंक कर तुरंत अपनी आंखें खोल लीं। पहले हाथ में रखी फाइल को देखा और फिर मुझे उलझन भरी नजरों से, और फिर धीरे से पूछा। ये क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। वो कुछ बोली नहीं, बस दोबारा फाइल को देखने लगी और उसे खोलने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो फाइल की गिफ्ट रैपिंग खोलकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ पाती, मैंने उस पर अपना हाथ रख दिया ताकि वो जान ही ना पाए कि ये किस चीज की फाइल है। मैंने उससे कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारी फ्रीडम इस शादी में। लेकिन इसके रिटर्न में मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए होगा, और मैं तुम्हें ये पहले ही इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने अपनी कंडीशंस एज अ रिटर्न गिफ्ट नहीं लिखी हैं। तो अगर तुम्हें ये गिफ्ट चाहिए तो तुम्हें मेरा गिफ्ट भी मानना होगा।
और ये डिसीजन मैं तुम पे छोड़ रहा हूं कि तुम्हें ये चाहिए या नहीं। और तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा ही समय है इसे एक्सेप्ट करके साइन करने के लिए, वरना मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं बचेगी सिवाय इसके कि मैं तुम्हें हर उस तरीके से अपनी पत्नी बनाऊं जैसा मैं चाहता हूं। क्योंकि मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए खुद का कंट्रोल खो रहा हूं। अब तुम इसे पढ़ सकती हो और जितनी जल्दी हो सके मुझे बता दो। जब तुम इसे पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें अपनी कंडीशंस बता दूंगा और तुम्हारे सारे सवाल क्लियर कर दूंगा। और ये कहकर मैंने उसे आंख मारी और एक बड़ी सी जीतने वाली मुस्कान दे दी। उसने 1 सेकंड गंवाए बिना ही जल्दी से फाइल खोली और फ्रंट पेपर पर बोल्ड लाइन से लिखा हुआ टाइटल पढ़कर अनजाने में शौक में अपना मुंह भी खोल लिया और तुरंत ही मेरी तरफ देखने लगी। मैं तो उसका रिएक्शन देखने में ही बिजी था। बस यही तो चाहिए था। और अभी तो और भी मजा आएगा जब मैं अपनी कंडीशंस बताऊंगा और ये चाह कर भी मना नहीं कर पाएगी। यही बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। वो दोबारा से फाइल को पढ़ने लगी। उसने जल्दी जल्दी सारे पेपर पढ़ना शुरू किया और जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हमारी शादी की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ती जा रही थी, उसका एक्साइटमेंट उतना ही बढ़ता जा रहा था। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को उसकी विश की हर चीज लिखकर बनाया था। बिल्कुल वही लाइफ जो उसने मुझे बताई थी, जैसे वो रहना चाहती थी। हम दोनों की अपनी अपनी लाइफ एक न्याक होगी, अपनी अपनी कंडीशंस पर। हम हस्बैंड वाइफ तो होंगे लेकिन सिर्फ नाम के, सिर्फ दूसरों के लिए। लेकिन हम दोनों अपने घर वालों के लिए एज बहू बेटे की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और हमारी लाइफ और हमारी चॉइस के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में 15 मिनट भी नहीं लगाए। उसने जल्दी से सारी फाइल पढ़ ली और साइन करने के लिए मुझसे पेन भी मांग लिया। उसकी स्माइल, उसकी खुशी तो जैसे आसमान छू रही थी। मैंने उसे पेन ऑफ करते हुए कहा, अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट बिना मेरी कंडीशन सुने साइन कर दिया तो तुम मेरी हर उस कंडीशन के लिए अग्री होगी जो मैं चाहता हूं। इस पर उसकी स्माइल पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ था कि फिजिकल रिलेशन तभी होगा जब हम दोनों चाहेंगे। जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं उसे अच्छी तरह जानता था कि वो उसके साथ किसी भी मेल का किसी भी तरह के रिलेशनशिप से नफरत करती है, तो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन, खासकर किसी और इंसान के साथ, उसके लिए नामुमकिन था। उसकी फ्रीडम का मतलब उसके गाने और उसकी चाय, बिना डिस्टरबेंस। मैं कभी उसकी शांति में दखल नहीं दूंगा। तो कोई गलत ख्याल उसके दिमाग में आया ही नहीं। और यही वजह थी कि वो अब भी चौड़ी मुस्कान के साथ हंस रही थी। कुछ भी हो, मुझे उसकी मुस्कान से प्यार है। इतना सुनते ही उसने बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मुझसे कहा, इसमें वो सब कुछ लिखा है जो मैं सच में हमेशा से चाहती थी, खासकर अगर कभी मुझे दोबारा शादी करनी पड़ी तो, और जो कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मुझे लाइफ में ऐसा कुछ मिल भी सकता है। ये मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, मुझे पता है अभी शायद ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं तुम्हें गिफ्ट न दे पाऊँ। हाँ, लेकिन गिफ्ट में कोई स्पोर्ट्स कार या विला वगैरह मत मांग लेना। उतने पैसे नहीं हैं अभी मेरे पास। लेकिन अगर फिर भी मेरी फ्रीडम की वर्थ उतनी होगी तो भी डेफिनेटली मैं पैसे इकट्ठे करके आपको दिलवाने की ट्राई तो कर ही लूंगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई। उसे लगता है कि मैं सच में कोई स्पोर्ट्स कार या विला वगैरह नहीं खरीद सकता। यार, घमंड नहीं है, लेकिन फिर भी बाय गॉड ग्रेस इतना रिच तो हूं ही कि जब भी चाहूं ये चीजें खरीद सकता हूं। और जो पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती, बस वही चाहिए, वो भी सिर्फ मेरी बीवी से। मुझे उसका ऐसा सोचना या बोलना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मन खुश हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक रीजन तो मुझे आजकल मिलते ही बंद हो गए हैं। मैंने उसके स्माइल करते हुए फेस की तरफ देखा और उसे प्यार से बोला, किस एंड कॉफी। ये सुनकर उसकी स्माइल थोड़ी सी कम हो गई
और कंफ्यूज होकर मुझसे पूछा, क्या? क्या कहा तुमने? कॉफ़ी? ओके, ठीक है, तुम्हें कॉफ़ी मिल जाएगी। उसके इस क्वेश्चन आंसर से मुझे पता चल गया था कि उसने अच्छे से सुन लिया है, लेकिन अब बात को टालने की कोशिश कर रही है। स्मार्ट प्ले? तो मैंने भी बोल दिया, यस कॉफी। बट कॉफी के साथ मैं किसी और चीज का भी शौकीन हूं। स्ट्रॉन्ग कॉफी के साथ मुझे स्ट्रॉन्ग किस भी चाहिए, वो भी जब भी मैं चाहूं, जहां भी मैं चाहूं, जैसे भी मैं चाहूं, वैसे ही। शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, आई विल किस यू डे नाइट, एनी टाइम, एनीवेयर एंड इन एवरी वे आई वॉन्ट। और क्योंकि मैं फोर्स नहीं करता और न ही मुझे पसंद है, इसलिए मुझे हर बार तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। ये तुम्हारे हस्बैंड के लिए उसकी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ का सबसे छोटा सा गिफ्ट होगा। ये मेरी सिंपल विश और कंडीशन है, कुछ और नहीं। सिर्फ एक किस के साथ तुम्हें अपनी फ्रीडम मिल जाएगी। और अगर तुम एग्री नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर मुझे एक गुड हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? माई गॉर्जियस बिलव्ड वाइफ। मैंने उतना बोलकर आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके वो शॉक्ड से पगलाए हुए एक्सप्रेशन देखना और उसे ऐसे छेड़ना, उसके लाल होते गालों को निहारना इतना मजेदार लग रहा था कि मैं तो उसे शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। सच में दिल कर रहा था कि खुलकर जोर जोर से हंसूं। यार, ये सच में क्यूट है। वो बस एक तक मुझे देखे जा रही थी जैसे मैं कोई एलियन हूं और अभी उसके पास ऑर्गन डोनेशन मांगने आया हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर से हंस दिया। पर फिर भी उसके रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया। शुक्र मानो, मैंने इससे सिर्फ एक सिंपल सी बेसिक सी किस की डिमांड की है, तब ये हालत है। अगर कुछ और मांग लेता तो शायद इसे हार्ट अटैक ही आ जाता। मेरे हाथ अपने आप कंट्रोल से बाहर हो गए और उसके गालों को छूने के लिए बढ़ गए। और जैसे ही मेरी उंगलियां उसके गालों से टच हुईं, उसकी पूरी बॉडी पर गूज़बम्प्स आ गए। वो अपने ख्यालों से वापस आ गई और तुरंत बेड की दूसरी तरफ मेरे टच से दूर हट गई। उसके इस रिएक्शन पर मेरी हंसी तो पल भर में गायब हो गई। अब हम दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो कोई कंपटीशन चल रहा हो। फिर उसने अपने हाथ में फाइल देखी और फिर मुझे और बोली, आपने कहा कि आप मुझे फ्रीडम दे रहे हो कि कोई भी एक्चुअल रिलेशनशिप हमारे बीच में नहीं होगा और तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक हम दोनों दिल से इसके लिए एग्री ना हो। तो ये किस वाला सीन कहाँ से आ गया? मुझे पता है किस फिजिकल रिलेशनशिप का पार्ट है, तो मैं इसके लिए एग्री ना। ओह, हमारी मैडम जी को किस के मैटर में इतना ज्यादा ज्ञान होने पर तो मुझे 0.001% के लिए खुद पर ही डाउट हो गया। पर फिर याद आया कि इनका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि मुझे पता है कि 5 साल की शादी में इन्होंने किस करने की कोई हिस्ट्री नहीं बनाई। बिना किसी अनुभव के इतना ज्ञान बांट रही हैं। वाह, क्या बात है! शुक्र है भगवान का कि एक्सपर्ट हूं मैं। नहीं तो मैडम जी की बातों में आकर एक सिंपल सी केस को पाप का हिस्सा घोषित कर देता। बच गया मैं। मुझे जो गुस्सा उसके मुझसे दूर जाने पर आया था ना, वो अब बिल्कुल ही गायब हो गया। मैडम ने इतना गौर गलत ज्ञान इतनी सादगी और मासूमियत से दिया, जैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो और सारा ब्रह्मांड इस बात से अनजान हो। मैंने अपने दोनों हाथ अपने ही चेहरे पर रखे और मजबूरी में ना में सिर हिलाने लगा। बुद्धि तो मेरी भ्रष्ट हो ही जाएगी एक दिन, अगर इन्हें सही ज्ञान से अवगत न कराया गया तो गिल्ट में ही मर जाऊंगा। मैं चुपचाप बेड से उठा और बेड के उस हिस्से पर जाने लगा जहां मैडम पहुंच चुकी थी। मैंने इस बार उसे मौका ही नहीं दिया कि वो मुझसे दूर भाग सके। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया और थोड़ा सा उसके ऊपर की ओर झुक गया। वो डर गई और पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ मेरी बराबरी नहीं कर सकती थी। वो जितना जोर लगा रही थी, मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा था। अब तो उसकी आंखें भी नम होने लगी थीं, जैसे कि अभी रो पड़ेगी। ये देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। फिर उसे प्यार से बोला, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं जो भी करूंगा तुम्हें उसके बारे में पता होगा।
अगर मुझे तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती या कुछ भी गलत करना ही होता, तो तुम्हें लगता है कि मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारी फ्रीडम को डॉक्यूमेंट करता? तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम दोनों बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो उसका असर हमारे सो कॉल्ड हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन पर नहीं पड़ेगा? हम दोनों की फ्रीडम के लिए हम दोनों को ही परफेक्टली एक्टिंग भी करनी होगी। भूलना मत, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें 5 मिनट में समझ जाएंगे कि हम सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें मेरी सिर्फ क्लोजनेस से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि तुम मेरे पास तक ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। तो बताओ, तुम बाहर की दुनिया के सामने कैसे प्रूफ करोगी कि हम परफेक्ट कपल हैं, कि हमारी कोई अलग-अलग लाइफ नहीं है और हम इस रिश्ते को डिवोटेड हैं? बोलो अब। अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी मेरे साथ खड़े होने की, मेरे टच को एक्सेप्ट करने की। वो अब भी कुछ नहीं बोली, बस शांति से मेरी आंखों में देखती रही, सुनती रही। उसने अब अपना हाथ खींचना बंद कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा था। हमारा एक दूसरे का साधारण टच एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग एक परफेक्ट कपल का ड्रामा करके अपनी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। नहीं तो हम न तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाएंगे और न ही असल में हस्बैंड वाइफ होने को कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे। मैंने बस उसे इतना समझाकर आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी उसकी आंख से एक आंसू निकल गया और उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर भी वो अब भी बस मुझे ही देख रही थी। मैं उसकी कलाई छोड़ पाता उससे पहले ही उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मानो बस खुद से फुसफुसाई हो। लेकिन मुझे तो किस करना आता ही नहीं। उसने ये बात इतनी धीमी आवाज में बोली थी कि मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ा कि वो सचमुच कुछ कह रही है। अगर कोई और होता तो उसे लगता कि उसने बस लिपसिंग की है। लेकिन जो भी हो, इस बार मेरे पास जवाब तो थे, लेकिन न जाने कहां चले गए। मुझे उसे कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं मिले और हम दोनों बस एक दूसरे को एकटक देखते रहे। फिर न जाने मुझे क्या हुआ, मैं धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर ले जाने लगा, उसकी आंखों में खोया हुआ। हम दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि अगर मैं जरा और बढ़ता तो हमारे चेहरे आपस में छू जाते। लेकिन मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसे असहज महसूस कराना मेरा मकसद नहीं था, उससे नॉर्मल और अच्छा महसूस कराना ही मेरा मकसद था। तभी वो मुझे दिल से स्वीकार कर सकेगी और मेरे टच से किसी भी इंसान के सामने अजीब महसूस नहीं करेगी। तभी वो ये आजादी एंजॉय कर पाएगी और मैं भी। मैं उसके इतना करीब था कि सच कहूं तो मन कर रहा था कि अभी उसे एक रफ किस करूं, इतना करूं कि वो सांसें टूटने तक और उसके होंठ सूजने तक चलती रहे और मुझे रोकने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा दे। डर्टी थॉट्स मेरे दिमाग में लगे। हमारे इतने करीब होने से मैंने उसकी नेक को सपोर्ट देने के लिए उसके गीले गीले बालों को पकड़ रखा था। उसकी नेचुरल बॉडी फ्रेग्रेंस, उससे जुड़ी हर चीज बस मुझे उसके साथ सब कुछ कर लेने को कह रही थी। लेकिन नहीं, मैं अपने वर्ड्स का आदमी हूं और औरतों का सम्मान करता हूं। मेरी फीलिंग्स उनके कंफर्टेबल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सी सांस ली। मेरा एक हाथ उसके चीक एंड नेक पर था और दूसरा उसकी नेक को सपोर्ट देने के लिए उसके बालों में उलझा। मैंने हमारे माथों को एक दूसरे से छुआ और उसने भी कांपते हुए तुरंत अपने एक हाथ से मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। हम दोनों 1 से 2 मिनट ऐसे ही रहे। फिर मैंने थोड़ा फासला बनाए रखा और वो इधर-उधर देखते हुए तुरंत पीछे हट गई। मैं भी बेड से पीछे हट गया और उसे एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट और हमारी जिंदगी के बारे में सोचकर फैसला लेने को कहा। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरी तरफ देखा नहीं। फिर मैं बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। अब मुझे खुद को कूल करना था, एक कोल्ड शावर से। थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो देखा कि तब तक वो सो चुकी थी। वो बिस्तर के एक कोने में साइड से सो रही थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो बहुत थकी हुई है। मैंने तो फिर भी अच्छे से आराम कर लिया था, लेकिन उसे सही मायनों में आराम नहीं मिला था। मैं तौलिए से बाल सुखाते हुए कमरे में आ गया और बेड के पास जाने लगा तो देखा कि फाइल बंद थी और पेन उसके हाथ के नीचे दबा हुआ था। मैंने बहुत आराम से पेन निकाला
और फाइल को ले जाकर वार्डरोब में रख दिया। अब सुबह को देखेंगे कि क्या हुआ और क्या करना है।